ये चंदनपुर है। यहाँ की जमीन सख्त है और लोगों के हाथ उससे भी ज्यादा सख्त। इस गांव में रहने वालों की किस्मत मानसून के बादलों और साहूकार की बही खातों के बीच झूलती रहती है। लेकिन इसी बंजर जमीन पर एक ऐसा बीज पनप रहा था जिसकी मंजिल आसमान थी। राजू, ओ राजू, अरे बेटा, दोपहर के 2 बज गए हैं। क्या अब भी उन फटी किताबों में अपनी आंखें फोड़ता रहेगा? इधर आ। बस 1 मिनट बापू, ये जो पन्ना मुझे कल रद्दी वाले की दुकान के बाहर मिला था, इसमें बड़ी गजब की बात लिखी है। इसमें लिखा है कि ज्ञान वो चाबी है जो दुनिया का कोई भी बंद दरवाजा खोल सकती है। बेटा, हमारे नसीब के दरवाजे इतने पुराने हैं कि उनमें ये कागजी चाबियां नहीं लगती। हमारे हाथ की लकीरों में सिर्फ हल की मुठिया और फावड़ा लिखा है। पढ़ाई अमीरों का शौक है, हम गरीबों की तो बस मजबूरी है। नहीं बापू, गरीबी सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। आप देखना, एक दिन यही फटे हुए पन्ने हमारे घर की तकदीर बदल देंगे। अरे बेटा, ये किताबें तुझे रोटी नहीं देंगी। जरा अपने हाथों को देख, अभी से कलम पकड़कर कोमल हो गए हैं। अगर हल नहीं पकड़ा तो ये पेट कैसे भरेगा? जमीन कागज की बातों से नहीं, पसीने से सींचनी पड़ती है। बापू, पसीना तो आप भी बहा रहे हैं, पर क्या हमें उसका हक मिल रहा है? मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ ताकि कल आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मैं आपके पसीने की हर बूंद की कीमत वसूल करना चाहता हूँ। राजू की बात सुनकर माधव का दिल बहुत खुश हुआ। राम राम माधव, सुना है तेरा बेटा मिट्टी में सोना ढूंढने की जगह रद्दी में अक्ल ढूंढ रहा है। ओ लड़के, ये फटे हुए पन्ने तुझे कलेक्टर बनाएंगे या पागल? साहूकार जी, कागज फटा हो सकता है, लेकिन उस पर लिखे शब्द कभी पुराने नहीं होते। ये शब्द मुझे वो ताकत देते हैं जो आपकी तिजोरी में भी नहीं है। ताकत की बात मत कर छोरे। तेरे बाप के साथ जन्म बीत गए मेरी गुलामी करते करते, और तू सोच रहा है कि इन फटे कागजों को पढ़कर तू हमारे बराबर की कुर्सी पर बैठेगा, कलेक्टर बनेगा तू? जाकर गोबर उठा और उपले बना। वही तेरी और तेरे खानदान की असली औकात है। औकात इंसान की आज नहीं, उसका आने वाला कल बताता है साहूकार जी। आज आप हंस रहे हैं, कल शायद आप ही के हाथों से मुझे फूल माला पहनानी पड़े। बड़ी जुबान चलती है। चल, शर्त लगा ले। अगर तू अफसर बन गया तो मैं तेरे बापू के जूतों को अपने सिर पर रखूंगा और गांव भर में घूमूंगा। लेकिन अगर फेल हो गया तो तुझे और तेरे बाप को बिना पैसे के मेरे खेतों में उम्र भर गुलामी करनी होगी। मंजूर है? नहीं साहूकार जी, ये तो अनर्थ हो जाएगा। मंजूर है, आपकी शर्त भी और आपकी चुनौती भी। बेटा, साहूकार की बातों को दिल से मत लगा। वो तो अमीर है, उसकी जुबान पर जहर और हाथ में पैसा है। माँ, मुझे बुरा उसकी बातों का नहीं लगा, मुझे बुरा इस बात का लगा कि उसने बापू की मेहनत का अपमान किया। माँ, क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे? मेरी गरीबी की सजा तुझे मिल रही है बेटा। अगर मेरे पास पैसे होते तो उस साहूकार की हिम्मत नहीं होती तुझे ऐसा बोलने की। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। नहीं बापू, आप माफी मत मांगो। आप तो दिन रात मेहनत करते हो। गलती आपकी नहीं, हमारी गरीबी की है। मैं इसी गरीबी को मिटाना चाहता हूँ बापू। मैं पढ़ना चाहता हूँ ताकि कोई फिर कभी आपका अपमान न करे। मेरा समझदार बेटा, तू जरूर पढ़ेगा। पर कैसे माँ? मास्टर जी ने कहा है कि अगली क्लास में जाने के लिए नई किताबें और नई वर्दी लेनी होगी। मेरा बस्ता भी पूरा फट गया है, किताबें नीचे गिर जाती हैं। अगर किताबें ही नहीं होंगी तो मैं अफसर बनने की शुरुआत कैसे करूँगा? नई किताबें, नए बस्ते के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। सुनो जी, चिंता मत करो। मेरी शादी की ये चांदी की पायल अभी बची है। कल इसे सुनार के पास ले जाना। जो पैसे मिलेंगे उससे राजू की नई किताबें और बस्ता आ जाएगा। नहीं माँ, मैं आपकी पायल नहीं बिकने दूंगा। वो आपकी निशानी है। तेरी माँ ठीक कह रही है राजू, गहने तो फिर बन जाएंगे, पर तेरी पढ़ाई का ये साल वापस नहीं आएगा। बेटा,
तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हम आधा पेट खा लेंगे, अंधेरे में रह लेंगे, पर तेरी किताबों की कमी नहीं होने देंगे। बापू, माँ, मैं वादा करता हूँ मैं इतनी मेहनत करूँगा कि एक दिन आपके सारे गहने वापस ला सकूँ और बापू को आराम दे सकूँ। मैं खूब पढ़ूंगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। 11 साल, ये सिर्फ वक्त नहीं था, ये राजू की तपस्या थी। जब गांव की गलियों में सन्नाटा छा जाता, तब राजू की झोपड़ी में उम्मीद की लालटेन जलती रहती। माँ की वो पायल, बापू का वो पसीना, राजू की कलम की स्याही बनकर कागजों पर उतरता रहे अपनी रातों की नींद को किताबों के नाम कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी गरीबी का ताला सिर्फ मेहनत की चाबी से ही खुलेगा। एग्जाम हॉल में सन्नाटा था, लेकिन मेरे दिमाग में बापू की कही वो बात गूंज रही थी, बेटा, गरीबी को सिर्फ कलम से ही काटा जा सकता है। आज ये कलम नहीं रुकनी चाहिए। राजू एग्जाम देकर घर आता है। यूपीएससी का रिजल्ट आने वाला था, तो दिल में बहुत डर लगा हुआ था। रातों की नींद उड़ी हुई थी। मन बार बार यही सोचता था, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। माँ बाप की वो अनगिनत मेहनत, उनकी छोटी छोटी कुर्बानियां, उनकी उम्मीदों भरी नजरें, सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। उनके लिए तो मैं सिर्फ उनका बेटा नहीं, उनका पूरा सपना था। उनकी जिंदगी की वो आखिरी उम्मीद थी, जिसे पूरा करके मैं उन्हें गर्व से कह सकूं। एक दिन राजू खेत में मेहनत कर रहा था। सूरज की तेज धूप में पसीना पसीना होकर हल चलाता, बीज बोता, खेत की मेड़ों पर पैदल चलता। वही पुरानी जिंदगी, वही रोज की जद्दोजहद। माँ बाप की मेहनत को देखकर मन में बस एक ही ख्याल रहता, कभी तो इनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान लानी है। तभी जेब में रखा पुराना साधारण मोबाइल अचानक बज उठा। नंबर देखा, दिल्ली का था। दिल की धड़कनें रुक सी गईं। फोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज आई। हेलो, राजू कुमार जी, यूपीएससी से बोल रहे हैं। आपने सिविल सर्विसेज परीक्षा पास कर ली है, बधाई हो। आप अब आईएएस बनने जा रहे हैं, बधाई हो। कल आपका यूपीएससी इंटरव्यू है। कल बस वही आत्मविश्वास, वही शांत मन और वही सच्चाई लेकर जाएं जो आप में हमेशा रही है। सोच, व्यक्तित्व और देश के प्रति निष्ठा को देखेंगे। आप पहले से ही बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं, ये सिर्फ एक कदम और है। पूरे दिल से शुभकामनाएं, आप जरूर चमकेंगे। जय हिंद। कल शाम को फिर बात करेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज राजू का बड़ा दिन है, यूपीएससी का इंटरव्यू। सुबह सुबह उठकर वो तैयार हो रहा है। राजू जानता है, ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं, ये उसकी पूरी यात्रा का इम्तिहान है। हर सवाल पर सच बोलना, मुस्कुराकर जवाब देना और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा रखना। राजू, 11 साल, ये एक बहुत ही समर्पित यात्रा रही है। इतने सालों तक इस एक लक्ष्य पर केंद्रित रहना, यह एक बड़ी चुनौती है। आप इस लंबे समय को कैसे देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपने अपनी जवानी एक बंद कमरे और किताबों में व्यतीत कर दी? नहीं सर, मैंने समय व्यतीत नहीं किया, बल्कि खुद को तैयार किया है। फसल को पकने में भी वक्त लगता है सर, और जो फसल जितनी देर से पकती है वो उतनी ही मीठी होती है। इन 11 सालों ने मुझे सिर्फ किताबें नहीं रटवाईं, बल्कि मुझे धैर्य सिखाया है, जो एक अफसर के लिए सबसे जरूरी गुण है। बहुत खूब। आपकी बातों में सच्चाई और सब्र दोनों झलकते हैं। और राजू, आप एक बहुत ही सरल किसान की पृष्ठभूमि से आते हैं। आपके पिता किसान हैं। आपने भी खेतों में हल चलाया होगा, कड़ी धूप में मेहनत की होगी। शासन तो नियमों का विज्ञान माना जाता है, लेकिन क्या आपको इसमें खेती जैसी कोई कला या जिम्मेदारी नजर आती है? सर, शासन सिर्फ नियम नहीं, एक कला भी है और एक जिम्मेदारी भी, बिल्कुल खेती की तरह। जैसे किसान मिट्टी, मौसम और बीज को समझकर फसल उगाता है, वैसे ही एक अफसर को भी समाज की ज़रूरतों और भावनाओं को समझकर नीतियां बनानी होती हैं। नियम तो सिर्फ आउटलाइन होते हैं सर, उस तस्वीर में इंसानियत,
संवेदनशीलता और सबसे जरूरी, लोगों की मेहनत का रंग तो हमें खुद भरना पड़ते हैं। बहुत खूब राजू, खेती का उदाहरण अच्छा लगा, लेकिन जमीन पर हालात पेचीदा होते हैं। मान लीजिए आप एक जिले के कलेक्टर हैं। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी वहां एक फैक्ट्री लगाना चाहती है जिससे हजारों नौकरियां आएंगी, लेकिन उस जमीन पर कुछ गरीब किसानों का एक छोटा सा समूह अवैध रूप से रह रहा है। कानूनन उन्हें हटाना जरूरी है, लेकिन उन्हें हटाने से उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप क्या करेंगे, नियम या इंसान? सर, नियम इंसानों के लिए बने हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं। मैं नियम नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मैं उन्हें हटाने से पहले एक मानवीय रास्ता निकालूंगा। मैं कंपनी से बात करूंगा कि वे उन किसानों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था करें या उन्हें फैक्ट्री में नौकरी दें। एक अफसर के लिए सही फैसला सिर्फ नियमों पर टिके रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सर राजू, आपने अर्थशास्त्र में भी टॉप किया है। हमारे देश की गरीबी मिटाने का कोई शॉर्टकट बताइए। सर, गरीबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। गरीबी मिटाने का रास्ता शिक्षा की गलियों से होकर गुजरता है। जब तक हर हाथ को काम और हर दिमाग को अक्षर नहीं मिलेंगे, तब तक आंकड़े तो बदलेंगे, पर हकीकत नहीं। मैंने लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की है सर। मुझे पता है कि उजाला सिर्फ घर में नहीं, दिमाग में भी होना चाहिए। बहुत अच्छे राजू, आपकी बातों में एक शांत आत्मविश्वास और जमीनी हकीकत की समझ है। इस देश को सिर्फ दिमाग ही नहीं, एक संवेदनशील दिल वाले अफसरों की भी जरूरत है। यह देखकर खुशी हुई। आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद। राजू घर लौटा। बापू खेत से लौटकर अभी बैठे थे, थकान से भरे चेहरे पर। राजू उनके पास गया और सारी बात अपने बापू को बताई। कुछ दिन बाद अखबारों में खबर छप गई, राजू का IAS में सिलेक्शन हो गया। नौकरी की खबर सुनकर बापू को बहुत खुशी हुई। बापू के चेहरे पर बहुत खुशी थी, क्योंकि अब उनके सारे सपने सच होने वाले थे। उन्होंने राजू की तरफ देखा, आंखें नम होकर बोले, बेटा, तूने सब कुछ पूरा कर दिया। मेरा सपना था कि तू बड़ा आदमी बने, देश के लिए काम करे। आज वो दिन आ गया। उस दिन माधव के हाथों से सिर्फ हल नहीं छूटा था, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी की जंजीर टूट गई थी। हे भगवान, मेरी मिट्टी की कीमत मिल गई। मेरे राजू ने कर दिखाया। ग्यारह साल, 132 महीने और अनगिनत रातें। इस गांव की पगडंडियों ने बहुत सी गाड़ियां देखी थी, लेकिन आज जो धूल उड़ रही थी उसमें किसी का घमंड नहीं, बल्कि एक किसान के बेटे की तपस्या का उजाला था। गाड़ी गांव की चौपाल के पास आकर रुकती है। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो चुका है। एकदम सन्नाटा छा जाता है। कलेक्टर साहब, हम गरीबों ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी माटी का छोरा नीली बत्ती वाली गाड़ी में आएगा। अब तो हमारे गांव के दुख दर्द दूर हो जाएंगे ना साहब। अरे रामू काका, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे साहब मत कहिए। मैं कल भी आपका वही राजू था जो आपके खेतों में खेलता था, और आज भी वही राजू हूँ। नीली बत्ती मेरी गाड़ी पर लगी है काका, मेरे दिमाग पर नहीं। आपके ये दुख दर्द अब मेरी फाइलें हैं, और उन्हें सुलझाना मेरा धर्म। राजू बाबू, मेरा मतलब है कलेक्टर साहब, सालों से उस पटवारी ने मेरी 2 बीघा जमीन के कागज अतला रखे हैं। तहसील के चक्कर काट काट कर मेरी चप्पलें घिस गईं, पर किसी ने एक न सुनी। क्या अब हम गरीबों की आवाज वहां तक पहुंचेगी? भीमा चाचा, अब आपको किसी तहसील के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तहसील खुद आपके पास चलकर आएगी। मैं खुद उस पटवारी से हिसाब लूंगा। आज के बाद इस गांव में किसी गरीब का हक नहीं मारा जाएगा। आपका ये बेटा अब उसी कुर्सी पर बैठा है जहां से न्याय होता है। राजू की नजर भीड़ के पीछे खड़े साहूकार धनपत पर पड़ती है। धनपत डर के मारे कांप रहा है। धनपत तुरंत अपने हाथ जोड़ लेता है। कलेक्टर साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो पुरानी बातें मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। आप चाहें तो मेरी जमीन, मेरी गाड़ी सब ले लें, बस मुझे माफ कर दें। धनपत जी,
आपकी गाड़ी का मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो सरकार की दी हुई गाड़ी है। और आपकी जमीन? मेरा काम जमीन छीनना नहीं, उसे आबाद करना है। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपने मेरी किताबें फाड़ी थी, आपने मेरे पिता की गरीबी का मजाक उड़ाया था। आज उसी गरीबी और उसी फटी हुई किताब ने मुझे यहाँ खड़ा किया है। कभी किसी गरीब के सपनों का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि जब एक गरीब की कलम चलती है तो बड़े बड़ों का हिसाब चुकता हो जाता है। आज मैं यहाँ आपसे कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूँ। आज से इस गांव का कोई भी बच्चा पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। कल सुबह सबसे पहला काम इस गांव में एक नया सरकारी स्कूल बनाने की मंजूरी देना होगा। बापू, कल तक हमें सूरज को देखकर सोचते थे कि आज खेत में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा, लेकिन आज से ये सूरज इन बच्चों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगा। इसी जमीन पर हमारे गांव का पहला पक्का स्कूल बनेगा। तेरी तपस्या ने सच में गांव की सुबह बदल दी मेरे लाल। आज मुझे लग रहा है कि मेरी सारी थकान हमेशा के लिए मिट गई। एक गरीब किसान के बेटे ने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी अंधेरे क्यों न हो, शिक्षा और कड़ी मेहनत वो सूरज हैं जो हर अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं।